हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं बीए थर्ड ईयर सेमेस्टर 6 हिंदी। देखा जाए तो ये हिंदी काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमारे समक्ष यहाँ पर टॉपिक आया है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अंतर्गत हम उपन्यास, कहानी, नाटक, आत्मकथा, जीवनी और रेखा चित्र के विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक पहलू। ये आपके एग्ज़ाम में 24 मार्क्स का आएगा, यानी 12 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने पड़ेंगी, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये बन जाता है। इसलिए इस उपन्यास हो, कहानी हो, नाटक हो, आत्मकथा हो, जीवनी हो, रेखा चित्र हो, इसको जो है आपको अच्छे समझना है और आगे बढ़ना है। और देखा जाए हमारा यहाँ पर टॉपिक आया है, वो क्या है? यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास। यानी हिंदी साहित्य का इतिहास जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत हमारे समक्ष आया है रेखा चित्र। देखा जाए तो रेखा चित्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको सारे वीडियो चाहिए तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि दूसरे बच्चे तक पहुँचाना आपका कर्तव्य है। और पहली बार अगर मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर जो है पंजाब यूनिवर्सिटी के सारे वीडियो बहुत ही आसानी से उपलब्ध है, प्लेलिस्ट पे है। तो इसको अच्छे से पढ़िए और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। देखा जाए तो हमारे समक्ष यहाँ पर जो आया है रेखा चित्र। रेखा चित्र काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके अंतर्गत क्वेश्चन जो है हिंदी रेखा चित्र विद्या के उद्भव और विकास पर हमने प्रकाश डालनी है। देखा जाए तो ये महत्व रखता है। हिंदी साहित्य में अंग्रेजी और रूसी साहित्य के प्रभाव स्वरूप रेखा चित्र गद्य विद्या का उद्भव हुआ। यानी समझ सकते हो कि यहाँ पर जो है रेखा चित्र का उद्भव किस प्रकार से हुआ। यानी देखा जाए तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी साहित्य और रूसी साहित्य ने जो है रेखा चित्र का जो है उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमने यहाँ पर जितने भी किए हैं सब में कहीं ना कहीं अंग्रेजी साहित्य का ही काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन इसमें जो है रूसी साहित्य भी आ गई है तो ये और भी इसको महत्वपूर्ण बना देता है। कुछ विद्वान समरन और रेखा चित्र को एक ही विद्या मानते हैं, जबकि ये दोनों विद्या अलग अलग हैं। समरन का संबंध अतीत से है, जबकि रेखा चित्र जो है चित्रकला से प्रेरित एक गद्य विद्या है। यानी देखा जाए तो रेखा चित्र जो होते हैं चित्रों से संबंधित होते हैं और समरन जो है अतीतों से होते हैं संबंधित, तो दोनों में समानता नहीं है। कहते हैं अंग्रेजी में रेखा चित्र को हम स्केच भी कहते हैं, यानी हम किसी का स्केच तैयार करते हैं, ऐसा आपने सुना भी होगा। तो अंग्रेजी में रेखा चित्र को हम स्केच कहते हैं। और हाँ, इतना अवश्य है कि कुछ रेखा चित्र समरणात्मक रेखा चित्र अवश्य कहे जा सकते हैं। यानी हम जब स्केच तैयार करते हैं तो कुछ समरन भी करके करते हैं, तो इसे थोड़ा सा इसमें अंश जरूर देखने को मिल सक जाता है। जैसे महादेव वर्मा कृत अतीत के चलचित्र समरन न होकर समरणात्मक रेखा चित्र है। तो देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन हिंदी चित्ररेखा के विकास में हम 3 कालों में इसको विभाजित करते हैं और ये 3 काल काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला तो यहाँ पर यही आ जाता है कि छायावादी युग, यानी छायावादी युग जो है आरंभ और विकास काल। दूसरा है छायावादी युग उत्कृष्ट काल, और उसके बाद है स्वतंत्र युग यानी चमरोत्कर्ष काल। तो देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण काल था और इसके सबके बारे में जानना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए देखते हैं सर्वप्रथम छायावाद युग में, जो कि आरंभ और विकास काल के रूप में देखा जाता है, इसमें हमें रेखा चित्र के अंतर्गत क्या विशेषताओं का जो है पता चला। तो देखा जाए सर्वप्रथम छायावादी युग यानी ये आरंभ और विकास का काल। इस युग में रेखा चित्र कुछ पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं और सन 1937 में श्री राम शर्मा का प्रथम रेखाचित्र संग्रह बोलती प्रतिमा प्रकाशित हुआ। कहते हैं बोलती प्रतिमा काफ़ी महत्वपूर्ण थी और प्रथम रेखाचित्र संग्रह थी। कुछ विद्वान श्री राम शर्मा को ही हिंदी चित्ररेखा का जनक मानते हैं, जबकि श्री बनारसी दास चतुर्वेदी और डॉक्टर बच्चन सिंह जैसे समीक्षक पद्म सिंह शर्मा को हिंदी रेखा चित्र का प्रवर्तक मानते हैं। देखिए, कहते हैं ये अपने अपने थिंकनर्स की अपनी अपनी विचार है
किसी की बात किसी रूप में जाती है, किसी की किसी रूप में। कहते हैं इसके द्वारा लिखित महाकवि अकबर को हिंदी का पहला रेखाचित्र मानते हैं। यानी देखा जाए तो सबने अपना विचारधारा रखा है। किसी ने महाकवि अकबर को जो है पहला माना है, कोई बोलती प्रतिमा को माना है पहला रेखा चित्र, और किसी ने किसी को भी माना है। लेकिन एक बात तो यहाँ तय है कि रेखा चित्र जो होती है काफ़ी दिलचस्प होती है और महत्वपूर्ण होती है। कहते हैं वो शर्मा जी के जो है पद्म पराग के हिंदी रेखा चित्र के विकास का आरंभ मानते हैं। देखा जाए तो पद्मा पराग भी काफ़ी महत्वपूर्ण थे, लेकिन महाकवि निराला ने भी सन 1939 में कुल्ली भाट शीर्षक रेखाचित्र लिखा था। हिंदी रेखाचित्र के विकास में योगदान देने वाले साहित्यकारों और उनकी रचनाओं का परिचय यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। तो देखा जाए यहाँ पर पद्म सिंह शर्मा कहते हैं महाकवि अकबर और पंडित गणपति शर्मा आपको प्रसिद्ध रेखा चित्र में से एक है, और इसके निबंध संग्रह पद परागण में भी स्वामी दयानंद और स्वामी श्रद्धानंद आदि रेखा चित्र की कोटि में ही आते हैं। तो ये काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण भी बन जाते हैं। उसके पश्चात आता है बनारसी दास चतुर्वेदी। कहते हैं आप अनेक वर्ष तक विशाल भारत के संपादक रहे। यानी बनारसी दास चतुर्वेदी जी जो थे विशाल भारत के संपादक रहे, और टीकमगढ़ में रहते हुए आपने मधुकर का संपादन किया। मधुकर जो है पत्रिका थी जिसका ये संपादक थे। कहते इन पत्रिकाओं में आप अनेक रेखा चित्र लिखित रहे, और छायावादी युग में आपका एक रेखाचित्र संग्रह प्रिंस कोपाट्रिकीन जो कि 1940 में प्रकाशित हुआ काफ़ी महत्वपूर्ण था। इवन देखें तो पंडित श्री राम शर्मा ने आपके अनेक रेखा चित्र विशाल भारत और सरस्वती और हंस पत्रिका में प्रकाशित होते रहे। यानी देखा जाए तो यहाँ पंडित श्री राम शर्मा के जो है विशाल भारत, सरस्वती और हंस जैसे पत्रिकाओं में इनके रेखा चित्र जो है समय समय पर प्रकाशित होते रहते थे। और सन 1937 में आपका बोलती प्रतिमा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी शीर्षक से प्रथम रेखाचित्र संग्रह प्रकाशित हुआ, और इस संग्रह का भाई जगन्नाथ रेखाचित्र सर्वश्रेष्ठ थे। यानी सर्वोप्रथम जो थी भाई जगन्नाथ रेखाचित्र महत्वपूर्ण थे। शर्मा जी के दूसरे रेखाचित्र संग्रह हुए जीते कैसे हैं, वो जीते कैसे हैं जो प्रकाशित हुआ, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। और इस संग्रह में मौत के मुंह में तथा नैना जो है तीज मगर शिकार संबंधी रेखाचित्र काफ़ी महत्वपूर्ण थे। दीनबंधु के अंतिम दिन एक घटना प्रधान रेखाचित्र तथा तमाकू लाओ ठाकुर के जीवन में संबंधित थे। तो देखा जाए पंडित श्री राम शर्मा ने काफ़ी महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में काम किया, और इनके बहुत से पत्रिकाओं में जो है इनका रेखाचित्र छपा। उसके पश्चात आता है महादेवी वर्मा। देखा जाए तो महादेवी वर्मा के भी इस समय में काफ़ी महत्वपूर्ण जो है रेखा चित्र छपे। यानी ये छायावादी युग में महादेवी जी के अनेक रेखा चित्र पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। इनमें प्रमुख है रामा जो कि 1930 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद था विंदा जो 1934 में प्रकाशित हुआ, और सर्वे तथा बिट्टू जो कि 1935 में, तथा घीसा जो 1936 में प्रकाशित हुआ। इस युग में महादेवी जी के अतीत के चलचित्र जो कि 1941 एवं समृद्धि के रेखाएं जो कि 1943 में शीर्षक रेखाचित्र संग्रह की प्रकाशित हुए। तो देखा जाए तो यहाँ पर महादेव वर्मा का भी काफ़ी जो है रेखाचित्र जो है प्रकाशित किया गया। इवन हम देखें तो शिव पूजन सहाय भी इस समय में रेखा चित्र में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सहाय जी का पहला रेखा चित्र जो है सन 1934 में प्रकाशित हुआ, और इनके निबंध संग्रह वे दिन वे लोग में भी कुछ रेखा चित्र शामिल हैं, और इसमें महाकवि जयशंकर प्रसाद जो है सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। देखा जाए तो इस काल में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में सर्वश्री मुंदालाल वर्मा, सियाराम शरण गुप्त और कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर मोहन लाल मेहती और वियोगगिरी हरि के रेखा चित्र काफ़ी प्रकाशित रहे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर समय काल थी। उसके पश्चात आता है छायावादंतर युग यानी उत्कृष्ट काल। चलिए देखते हैं। तो देखा जाए हमारे समक्ष आया है छायावादंतर युग यानी उत्कृष्ट काल। उत्कृष्ट काल जो है इस काल में भी विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में रेखा चित्र विद्या के विकास में अपना योगदान दिया।
इसमें उल्लेखनीय है सन 1939 में प्रकाशित हंस का रेखाचित्र विशेषांक, जो कि 1940 में प्रकाशित मधुकर का रेखाचित्र विशेषांक। यानी देखा जाए तो हंस ने भी और मधुकर ने भी काफ़ी महत्वपूर्ण रेखाचित्रों को जो है प्रकाशित किया। इसके अतिरिक्त मधुकर जो है टिकमगढ़ और मधुरी लखनऊ और विशाल भारत कोलकाता और सरस्वती जो है प्रयाग, सुधा लखनऊ और हंस वाराणसी में भी अनेक रेखाचित्र प्रकाशित हुए। तो देखा जाए तो ये सारे पत्रिकाएं थे, चाहे आप मधुकर की बात करो जो टिकमगढ़ में थी, और माधुरी जो लखनऊ से छपते थे, विशाल भारत जो कि कोलकाता से प्रकाशित होते थे, और सरस्वती जो प्रयाग से, और सुधा लखनऊ से, और हंस जो थे वाराणसी से प्रकाशित होते हैं। इनमें बहुत से रेखाचित्रों को जो है प्रकाशित किया गया था। इस युग के कुछ रेखा चित्रकारों को उनकी कृतियों यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले तो यहाँ पर आते हैं राम वृक्ष बोनीपुरी। कहते हैं आपका प्रथम रेखाचित्र संग्रह लाल तारा सन 1938 में प्रकाशित हुआ, और सन 1940 में इसका दूसरा रेखाचित्र संग्रह मिट्टी की मूर्त छापा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। और इस संग्रह का सरजू भैया और रूपा की आजी का सुभान खान नामक रेखाचित्र विशेष रूप से काफ़ी उल्लेखनीय है। तो देखा जाए तो राम वृक्ष बोनीपुरी ने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इवन देखें तो प्रोफेसर प्रकाश चंद्र गुप्त ने भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिन्होंने रेखाचित्र विद्या में एक नया मोड़ लाने वाले आपका विशेष स्थान रहा। और आपने रूपभाव और हंस के रेखाचित्र विशेषांक में पहले आपके रेखाचित्र प्रकाशित हुए, और सन 1940 में रेखाचित्र शीर्षक से आपका प्रथम चित्र संग्रह प्रकाशित हुआ। और देखा जाए तो प्रोफेसर प्रकाश चंद्र गुप्त ने सन 1947 में पुरानी स्मृतियाँ तथा नए स्केच प्रकाशित हुए। तो देखा जाए तो ये भी समय काल काफ़ी महत्वपूर्ण थे प्रकाशन के लिए। अगर हम प्रकाशन की बात करें छायाचित्र युग में, तो हम देवेंद्र सत्यार्थी को हम भूल नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण जो है रेखा चित्रों का जो है प्रकाशन किया, जिसमें रेखाएं बोल उठी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण था, जो कि 1949 में प्रकाशित हुआ, और आपका प्रथम रेखाचित्र संग्रह भी है। देखा जाए तो उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है स्वतंत्रयांतर युग, यानी चमत्कृषक काल। देखा जाए तो ये समय काल काफ़ी महत्वपूर्ण थे, और इस काल में छायावादांतर युग के अनेक लेखकों के रेखाचित्र संग्रह प्रकाशित हुए। यानी जो छायावादांतर युग में प्रकाशन करते थे उन्हीं का जो है आगे यहाँ पर प्रकाशित देखने को मिला। जैसे महादेव वर्मा जी का पथ के साथी, जो कि 1956 में प्रकाशित हुआ, और राम वृक्ष बोनीपुरी जी द्वारा लिखित गेहूँ और गुलाब, जो कि 1950 में जो है प्रकाशित हुआ। इवन देखें तो मील के पत्थर, जो कि 1957 में प्रकाशित हुआ, काफ़ी महत्वपूर्ण था। और सत्यवती मल्लिका द्वारा लिखित अमिट रेखाएं, जो कि 1951 में प्रकाशित हुआ, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे। इस युग में अनेक साहित्यकार के रेखा चित्र विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो रहे हैं। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हिंदी साहित्यकारों का ध्यान इस गद्य विद्या के विकास की ओर गया, और कुछ रेखा चित्र लेखकों के कृतियाँ यहाँ पर दी गई है, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। जिसमें से प्रथम देखें तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर रेखा चित्रक थे। आपका पहला रेखाचित्र संग्रह जिंदगी मुस्कुराई, जो कि सन 1953 में प्रकाशित हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण था। और इसमें जो है व्यक्ति चित्रों की प्रधानता थी, यानी व्यक्तियों के चित्रों की प्रधानता आपने महत्वपूर्ण रखा। इवन देखें तो मंजर अली शौकत एवं बाबू नानक राम उल्लेखनीय एवं सधे हुए रेखा चित्र हैं, जिसको कोई भुला नहीं सकता है। आपके निबंध संग्रहों में भूले हुए चेहरे, बाजे पायलिया के घुंघरू, दीप जले शंख बजे, और प्रकाशन वर्ष जो कि 1959 तथा क्षण तौले कर्ण मुस्कुराए में भी अनेकों रेखाचित्र संग्रहित हैं। आप जब भी लिखते हैं तो रेखाचित्र को आप नहीं भूलते हैं, यानी आप स्केच भी तैयार करते हो, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बना देता है श्रोतागणों के लिए, उनको जो है पाठ्यक्रम को समझने में। कहते हैं उसके पश्चात आता है उपेंद्रनाथ अश्क, यानी आपके रेखाएं और चित्र, जो कि 1955 में प्रकाशित हुआ, काफ़ी महत्वपूर्ण था, और ये रेखा चित्र जो थी काफ़ी महत्व भी रखते हैं। उसके पश्चात देखें तो मंटो मेरी दुश्मन, यानी मंटो मेरा दुश्मन, जो कि 1956 में
प्रकाशित हुआ, एक तहलका मचा दिया। उसके पश्चात आपने ज़्यादा अपनी कम पराई जो 1959 में छपाया वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखा जाए तो रेखा चित्र संग्रह इसी युग में प्रकाशित हुई और कहते हैं इस युग के अन्य इतिहासकार उनकी कृतियां के यहाँ नाम दिया गया है, जिसमें जगदीश चंद्र माथुर जिन्होंने 10 तस्वीरें लिखी जो कि छायांकित की काफ़ी महत्वपूर्ण थे। उसके पश्चात अगय का नाम आता है जिन्होंने एक बूंद सहसा उछली, और उसके पश्चात आता है विष्णु प्रभाकर कुछ शब्द कुछ रेखाएं तथा हंसते इधर ठहकती मट्टी। बहुत से ऐसे जो है इस समय साहित्यकार हुए जिन्होंने कृतियां किया जो महत्वपूर्ण था, वो भी रेखा चित्र के अंतर्गत।